नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके थर्ड शिफ्ट के एसएससी जीडी के क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें आपकी जो 13 फरवरी को ये शिफ्टें चल रही थी उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं। इनको देखेंगे विस्तार से। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है थर्ड शिफ्ट का। राजश्री श्री के का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक से हो जाएगी। वो कथक नृत्य उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में इसको विशेष रूप से ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का मनाया जाता है। कथक और भारतनाट्यम में डिप्लोमा लास्ट सेंटर ऑफ डांस एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रिंसिपल राजश्री हैं। वह एक प्रसिद्ध सिद्धांतवादी और सम्मानीय विद्वान है। राजश्री श्री के कथन में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2013 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। आगे चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आ जाता है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है सरकार? तो इसमें जो मनरेगा चला था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसमें 100 दिन की गारंटी देता है। इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह अधिनियम आया था। वह एक श्रम कानून है और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देता है कि आप इसमें विशेष बल देता है कि जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको श्रम गांव में ही नहीं मिलता है, तो उनको भी शहर में चले जाते हैं कमाने के लिए, तो उनको गांव में ही रोजगार मिले 100 दिन के लिए और उनका जीवन यापन, साल भर का जीवन यापन चल सके। तो ये योजना लाई गई थी। अधिनियम 2005 का है। इसके आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 आपके 5 को इसको पारित किया गया था। 23 अगस्त को इसमें लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में इसका प्रस्ताव आया था और 2006-05 में अधिनियम बना और 2006 में ये पूर्ण रूप से लागू हुआ कि जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर में ना जाएं कमाने, उनको गांव में ही रोजगार मिले। तो ये मनरेगा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आया है संविधान की अनुच्छेद 44 से संबंधित था। समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन से राज्य में लागू है? तो अभी एकमात्र गोवा में लागू है और इसमें अभी जो उत्तराखंड है इसमें बिल पारित कर दिया गया है वहाँ की विधानसभा ने। तो ये कुछ दिनों में विधानसभा में भी ये पारित हो जाएगा आपकी उत्तराखंड वाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। भारत में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसमें आपको कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और विधिक सांस्कृतिक प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो इसमें जो आपके रीति रिवाज हैं, जो आपके भारत के एक रीति रिवाज होंगे, भारत के सरकार के रीति रिवाज होंगे, संविधान के रीति रिवाज होंगे इसमें, और जो अलग अलग धर्म के रीति रिवाज नहीं मानना है जिनको, तो वो अपने संविधान के रीति रिवाजों से अपने विवाह या इसमें और कार्य कर सकता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद पूछा गया था। इसमें अनुच्छेद 65 से संबंधित था। संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है। इसमें जो राज्य सरकार है इसमें एक महाअधिवक्ता होगा जो कानूनी तौर कानून का ज्ञाता हो, कानून की जानकारी रखता हो, मतलब एक प्रकार का वकील हो जो कानून की जानकारी रखता हो और सरकार के सहयोग से एक किसी अन्य कंपनी या किसी के विरुद्ध सरकार पर कोई मुकदमा चलता है तो यह उसके खिलाफ ये लड़ता है। सरकार के समर्थन में वकील होता है कानूनी तौर पर सलाह देने के लिए। और केंद्र सरकार के लिए कौन से प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है। इसका महान्यायवादी से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 165 भारत का महाअधिवक्ता, ये राज्यों में बनता है महाअधिवक्ता, और न्यायवादी आपका कहाँ पर बनता है? एक केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। तो ये ध्यान रखना है।
आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इसके बाद प्रसिद्ध नर्तकी टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रीति पार थी या प्रीति किस नृत्य शैली से जुड़ी थी, तो भारतनाट्यम हो जाएगा। भारतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तंजौर बाला सरस्वती को बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और इन्होंने भारतनाट्यम में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रदान की थी। उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिया गया तीसरा और दूसरा सर्वोच्च सम्मान 1957 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें द इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई के संगीता कला शिखामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको 3 याद रखना है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये पुरस्कार जरूर पूछे जाते हैं। इसमें देख लेते कौन से व्यक्ति किससे आपकी नृत्य से संबंधित है। तो इसमें नृत्य है, ये आपकी उत्पत्ति है और ये आपके उत्थान है। तो भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। इसको पुनः उत्थान करने वाले ई कृष्णा अय्यर हैं, रुक्मणी अरुण डेल हैं। तो ये अरुण डेल रुक्मणी का भी पूछा गया, तो ये आपके भारतनाट्यम से हैं। और इनके प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्म सुब्रमण्यम है, मृणाली साराभाई हैं और मल्लिका साराभाई ये हो जाएंगे। इसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। रागिनी देवी इसको पुनरुत्थान करने वाली हैं। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमान इससे संबंधित प्रस्तावक हो जाएंगे। कथकली उत्तर प्रदेश, कथकली ये केरल का हो जाएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। एन मेनन इसके हैं। और गुरु कुंजू कुरूप, गोपीनाथ कुट्टलकल, शिवरामन और रीता गांगुली से संबंधित हैं। और उड़ीसी डांस कहाँ से, उड़ीसा से। इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेवरी इससे संबंधित है, इन्होंने उसका पुनरुत्थान किया। और गुरु पंकज चरणदास से पूछा गया था कि आपके भारतनाट्यम से कौन इसमें संबंधित नहीं है, तो गुरु पंकज चरणदास आपके उड़ीसी नाट्य से संबंधित हो जाएंगे। केलुचरण महापात्रा, सोनन मालसिंह और शेरोन लेवेन मरेला बारहवीं से संबंधित हो जाएंगे। मणिपुर से आपके मणिपुरी है, नायर शुभ्रा, रंजना दर्शना और विपिन से संबंधित है, या इसमें मणिपुरी से संबंधित हो जाएंगी। कथक उत्तर प्रदेश का है, लेडी लीला सोखी हो जाएंगे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी से संबंधित हो जाएंगे। और सात्रिया ये असम का है और शंकर देव ने इसका शुरुआत किया था। इसके बाद मोहिनीअट्टम ये केरल का है, BN मेनन, कल्याणी अम्मा ने शुरू किया था, वहाँ पर पुनरुत्थान किया था। इससे प्रस्तावक कौन है, सुनंदा नायर हैं, कला मंडलम है, क्षमावती, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन इसमें आपके प्रमुख आ जाएंगे। तो ये प्रमुख कलाकार हैं और शास्त्रीय नृत्य ये लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ये आपके हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। और इसमें कृषि पर बल दिया गया था, क्योंकि कृषि प्रधान देश था, तो उस समय 57% कृषि की जाती थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था, 5-5 वर्ष के लिए योजनाएं आती थी और हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत निर्माण के क्षेत्र में विनिवेश स्तर को ऊंचा उठाना तथा आधार संरचनाओं के विकास दर में वृद्धि करना। 1956 में नेहरू जी ने महालनोबिस मॉडल लागू किया, जिसमें उद्योगों पर विकास, तो दूसरा अपना महालनोबिस पद्धति पर आया था ये। इसके बाद हर्यक वंश का वह राजा कौन सा जिसने काशी और कौशल को जीता था, तो अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था और जो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आया था। अजातशत्रु के बाद उदयन, या इसका नाम उदयन कहीं मिलता है या उदयन इसका नाम मिलता है। उसके बाद कालाशोक आया था। तो इसके एक क्रमबद्ध आपको ध्यान रखना है। और ये सब एक दूसरे के अपने अपने पिता की हत्या करके इसमें सिंहासन पर बैठे थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अब सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके बैठा था और उदयन का पुत्र कालाशोक उसकी
हत्या करके स्वयं अपनी गद्दी पर बैठा था, तो ये पितृहत्यात्मक वंश भी इसको कहा जाता है। अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था, जिसे काशी कौशल को जीता था। वह मगध साम्राज्य का राजा था। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज्य छीना था। ये देखिए इसमें इसमें अजातशत्रु के अंग लिच्छवी बज्जी कौशल और काशी जनपद को अपने नाम किया था, और इसने कौशल की जो इसकी राज्य को जीत कर अपने वहाँ के राजकुमारी थी उससे विवाह किया था। और हर्यक वंश की स्थापना ये कब हुई थी? 544 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व पे इस पर शासन रहा था। इसके बाद वहाँ पर नंद वंश का आया था, जहाँ पर घनानंद ने अंतिम शासक घनानंद था। उसके बाद मौर्य वंश आया था। ये ध्यान रखना है, इन वंशों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे न्यूनतम धर्म वाला प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है? जो सबसे कम मात्रा में कौन सा धर्म है भारत में? तो ये जैन धर्म हो जाएगा। भारत में जैन धर्म सबसे कम प्रतिशत में माना जाता है। यह साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी का 0.4% लोग जैन धर्म का पालन करते हैं। वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.7% है। और मुख्य धर्म इसके भी देख लेते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8% हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा हैं। और मुस्लिम धर्म इसमें कितने हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक 14.2% इसमें आपके मुस्लिम में। तो पहला हिंदू हो जाएगा, दूसरे नंबर पर मुस्लिम हो जाएगा, फिर इसके वगैरह ईसाई वगैरह आ जाते हैं। और आगे चलते हैं। जैन धर्म की 0.4% है, बौद्ध धर्म का 0.7% है, ईसाई का 2.3% है, और सिख धर्म कितना? 1.7% है। तो इनको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन अगर अर्जुन पुरस्कार से पूछा गया था, तो इसमें जो पहली बार 1961 में दिया गया था, तो इसके कितने लोगों को दिया गया था ये? तो अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था। मीना शाह आपकी बैडमिंटन से संबंधित थी, और 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी थी। कौन? मीना शाह। ये पूछा जा सकता है। तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्णदास थे, जिन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था। और इसमें उस समय 5 लाख रुपए दिए जाते थे। वर्तमान में भी आपके इसमें राशि बढ़ चुकी है, शायद 10 लाख हो चुकी है, आप देख लें इस पर। और 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है। आज के लिए इतने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हैं, और जो भी मिलते हैं उसमें अलग से PDF में डलवा देंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उसका विशेष टॉपिक का आपको वीडियो ला देंगे। और धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को।